जो कैमरे में रिकॉर्ड करती है और ये दिखाती है, उससे ही इतनी सारी चीज़ें देखने सुनने को मिल जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कैमरे के चालू चालू की फैमिली कैसी होती होगी, कैसे बर्ताव करती होगी, एक्चुअल में ये लोग क्या हैं, कैमरे के पीछे की इनकी सच्चाई क्या है। अब लोग कहेंगे बेचारी प्रेग्नेंट है, उसका पीछा छोड़ दो। बहुत सारे लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। भाई प्रेगनेंसी में अगर इसको किसी की कोई चिंता नहीं है, कोई मरे जिए, किसी को तकलीफ़ हो ना हो, ये इतनी सेल्फिश औरत है ना और इतनी मक्कार औरत है ना, इसको वाकई में किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जहाँ पे इतने सालों से रह रही है, ये कहते हैं कि जो नेबर होते हैं ना, एक्चुअली वो रिश्तेदारों से भी ज़्यादा सगे हो जाते हैं, क्योंकि कल को अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रिश्तेदारों से पहले पहुँच जाते हैं। तो इसलिए नेबर के साथ तो बहुत अच्छे से बनाकर रखना चाहिए। लेकिन चालू की क्रूरता का कितना हमें ये सुनने देखने को मिला है, वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है कि चालू की वजह से, चालू की इवलनेस की वजह से फिर किसी एक माँ की जान को खतरा हुआ, फिर किसी की माँ की जान पर आकर बनी, फिर किसी माँ को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, फिर किसी माँ की जान पर ये चीज़ें आके बनी, जिसका कारण चालू है। वो कैसे है, क्या है, चलिए आपके साथ पूरी बात शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि रेडिट पर किसी ने पोस्ट किया है, तो मैं जो भी ये इन्फॉर्मेशन है वो मुझे रेडिट से मिली है। तो वहाँ पर किसी ने पोस्ट किया है और वहीं के किसी सब मेंबर में ने किसी को, मतलब किसी जिस पर्सन की ये स्टोरी है, उन्होंने उनको किसी सब मेंबर को डीएम करके ये सारी जो सूचना है, सारी जो बातें हैं वो बताई हैं। तो इट मीन्स आप समझ जाइएगा कि वो कितना करीबी होगा चालू के, जिस सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। इट मीन्स आप समझ जाइए कि वो उसी फ्लोर के उनके कोई नेबर होंगे जिन्होंने आके ये सारी बातें बड़ी डिटेल में कही हैं। वो सारी बातें क्या हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इस तरह से शेयर किया गया है कि किसी ने वहाँ पर पोस्ट किया है कि ये कहानी मेरी नहीं है, एक्चुअली ये मुझे किसी ने डीएम कर बताया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर हमें उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो मिलती है तो जैसी वो वीडियो मिलती है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि ये लोग कितने मशहूर हैं, ये क्या है। एक्चुअली मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ या जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि कोई यहाँ पर ये चीज़ की यहाँ पे पुष्टि नहीं है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। पर चलिए एज ए फीमेल, क्योंकि जिस तरह से कंसर्न दिखाई दे रहा है, मैं एज ए फीमेल ही बात करूंगी। तो मैं जानती भी नहीं हूं कि वो यहाँ पे कितने फेमस हैं। वो तो जब का पता है कि ये उस चीज़ से पता लगता है जो उन्होंने अपने मकान के सामने बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया हुआ है, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितने मशहूर लोग हैं या कौन है, मैं इनको नहीं जानता। लेकिन मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इनके ज़बरदस्ती के अधिकारों से। और जब इनका मकान बनना या काम करना या इनका रेनोवेशन शुरू हुआ, तो या तो इनका जो सामान कचरा भरा भरा रहता था ना वहाँ पे, यानी कि जो मकान बन रहा है उसमें जो भी मटेरियल वगैरह लगता था तो उन सामान से भरा रहता था, या फिर कूड़े से सारी सीढ़ियाँ भर कर रख देते थे। मैंने कहा इतना गंदे लोग हैं कि मतलब इन्होंने ये हाल मचाया हुआ था कि इन्होंने नेबर का लिटरली जीना हराम कर रखा था। और कई बार तो इतनी बुरी तरह से सामान इन्होंने फैलाया हुआ था कि वो यूज करने लायक सीढ़ियां भी इस्तेमाल करने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते थे। और इस बार तो हद कर दी कि उन्होंने सीढ़ियों पे घिनौना कूड़ा जो है वो फेंका हुआ है बुरी तरह से। और ये परसों की बात है जो उन्होंने कल उनको पोस्ट किया होगा, डीएम किया होगा, तो वो आज जो है रेडिट पर पोस्ट किया है उनके बिहाफ पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो। जो चीज़ें कैमरे के सामने दिखती है, साफ सफाई, अच्छा चमक चमक घर, भाई अपना घर तो तुमने चमका लिया और तुमने सोसाइटी का क्या हाल बना दिया, और तुमने जो नेबर्स हैं उनका कैसे जीना हराम कर रहे हो वो भी तो बताओ। बड़े अपने आप को लोग कहते हैं ना कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, चलो अभी कितनी अच्छी है, कैसी प्यारी है। अभी फनी तारीफ कर रहा था ना, इतनी अच्छी लड़की है, इतनी इमोशनल लड़की है। अगर इमोशनल होती तो वाकई में और लोगों की भी कदर करती। ये इसको अपने माँ बाप की कदर नहीं है, अपने पति की सास ससुर की कदर नहीं है, तो नेबर की तो खैर क्या ही करेगी ये नालायक औरत। आगे वो लिखते हैं कि ये जो बातें हैं ये परसों की बातें हैं। किसी तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने थोड़ा सा उसको साफ सुथरा किया, लेकिन
उनकी उम्र के कारण इतना कचरा नहीं संभाल पाए, वो जो भी वो वहाँ पे वर्कर होंगे जो काम कर रहे होंगे, जिस हिसाब से इन्होंने वहाँ पे कचरा फैलाया हुआ है। और आज हम फिर देखते हैं, ये परसों की बात है, लेकिन आज हम फिर देखते हैं कि उसके ऊपर और कचरा पड़ा हुआ है। और कचरे में क्या है, पिज्जा के डिब्बे, नारियल, ये सारी चीजें। क्या है, एक कूड़े वाला इन्होंने लगाया नहीं है वहाँ पे? क्या सोसाइटी में इस चीज के लिए जो ना कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो कूड़ा जाता है? भाई मैं सोसाइटी में रहती थी तो हर एक घर से डोर बेल बजा के कूड़ा लिया जाता था। कई बार तो एक डस्टबिन जाती थी और कई बार ज़्यादा कूड़ा निकल जाता था, जैसे वेजिटेबल वगैरह कट की तो 2 डस्टबिन भी मेरे भर जाते थे और मैं कैरी बैग में उनको बांध बांध कर रखती थी, क्योंकि हमेशा मैं डस्टबिन में कैरी बैग बिछाती हूँ। फिर चाहे उसमें बड़े बड़े नारियल डालो, भाई ठीक है नारियल बड़े बड़े थे तो किसी कैरी बैग में बांध कर उनको अपने किसी भी जगह पे रख दो, जब कूड़े वाला आए तो जाए। या फनी दिन भर में वहीं मटर गश्ती करता रहता है, उससे घर का कूड़ा नहीं फेंकवाया जाता। क्यों नेबर को परेशान किया जा रहा है और क्यों उस प्रॉपर्टी को आप जो है घेर कर रख रहे हो, गंदगी मचा रहे हो जो आपका घर का नहीं। अपने घर के अंदर तो तुम बड़ा अच्छे से संभाल कर रखते हो क्योंकि नया साफ सुथरा बनवाया है, और सोसाइटी को तुमने कचरा बना कर रख दिया है जिसकी वजह से तुम्हारे नेबर्स को इतनी परेशानी हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। आगे वो लिखते हैं कि उन्होंने सीढ़ियों को अपना पर्सनल निजी कूड़ेदान बना रखा है। मतलब सारा कूड़ा जो है, सारा कूड़ा कचरा जो भी मकान बन रहा था, कुछ महीनों से इन्होंने सीढ़ियों को कूड़ेदान बनाकर रख रखा है। उन्हें इस मंजिल पर रहने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि मुझे लगा कि जो उन्होंने रेनोवेशन कराया उसके दौरान पेंट और धुएं की जो गड़बड़ी के बाद उन्होंने जो सबक मिल गया होगा, जो कि कई दिनों तक चला। अस्थमा की पीड़ित मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह मुश्किल से बोल पाती हैं और सांस ले पाती हैं। कुछ शिकायतों के बाद हम चुप हो गए, लेकिन अब ये नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, हद से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। एक वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप एक शू रैक खरीद लें, जिससे कि आपके परिवार के जो जूते चप्पल सारे के सारे बाहर पड़े रहते हैं, कोई उन पर पैर नहीं रखना चाहता, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए भाई उनको रास्ता तो चाहिए। लेकिन इनके घर में तो तुम्हें पता है पूरी मंडली जमा रहती है और सबके जूते चप्पल बाहर लिफ्ट के बाहर पड़े रहते हैं। अब कोई लिफ्ट से बाहर निकलेगा तो भाई उसको चलने के लिए रास्ता तो चाहिए, लेकिन इनके यहाँ के पूरे जूते चप्पल वहाँ पर फैले रहते हैं। इतना मकान बना लिया है इस चुड़ैल औरत ने, लेकिन एक रैक नहीं खरीद सकती थी, एक रैक कस्टमाइज नहीं करवा सकती थी। वहीं वो आगे लिखती हैं, ये लिखते हैं, मुझे आपके या आपके कार्यों से कोई विरुद्ध कुछ नहीं, शिकायत नहीं है। मैं तो सिर्फ उन पूर्ण अधिकारिता के विरुद्ध हूँ, उन हरकतों के विरुद्ध हूँ जो तुम दूसरों के प्रति ये सब कुछ करते हो। यानी कि दूसरों के लिए जो तुम मुसीबतें खड़े कर रहे हो ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है। ना तुमसे, ना तुम्हारी फैमिली से, ना तुम्हारे घर में जो काम हो रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारे काम की वजह से जो हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, या और लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है जो उसी फ्लोर पर रहते हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। अब वो बताते हैं कि पेंट थिनर की गड़बड़ी की क्या थी। तो उन्होंने कहा है कि मरम्मत के दौरान पेंट थिनर का इस्तेमाल कर रहे थे कि जिसमें उनसे कुछ गड़बड़ी हुई है। आपको पता है जब पेंट करते हैं और उसमें जब थिनर वगैरह डालते हैं तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हल्की से थोड़ी सी माइनर सी अस्थमेटिक प्रॉब्लम मुझे भी है। और मैंने अपने घर में काम कराया था, तो मैंने गेट को पेंट वगैरह कराया था, नीचे के फ्लोर पे पूरे पे पेंट कराया था जब टेनेंट को हटा दिया था नीचे से। तो भाई वो इतनी प्रॉब्लमेटिक थी वो कि क्या करे कि भाई बर्दाश्त नहीं होता था कि वो, मैं ऊपर रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन नीचे से इतनी ज़्यादा आ रही थी। और अगर किसी को सीवियर एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो तो भाई उसके लिए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर उसके चलते जो आपके पड़ोसियों को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और वो ये कह रहे हैं कि आप अपने खिड़की दरवाजे खोल लो जिससे कि वेंटिलेट हो सके और ये चीज़ें बाहर जा सकें, वहीं के वहीं ना सारे में फैले, तो एटलीस्ट अपना मेन दरवाज़ा बंद रखो, अंदर ही अंदर आप काम करते रहो। अगर मेन दरवाजे पे पेंट हो रहा है जैसे कि हुआ भी था, तो वो तो एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर भी विंडो वेंटिलेशन है फ्लोर पर, तो वो कहते थे बार बार कि उनको खोल लो जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर इनका घर का काम चलता था तो भी दरवाजे चौपट खुले रहते थे इनके यहाँ के। तो वो यही कह रहे हैं कि खिड़कियां खोल लेनी चाहिए थी, नहीं तो वो उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। मजदूरों से कह कहकर ये थक गए, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी। क्या मजदूरों ने इनको नहीं बताया होगा? क्या उनका कोई फर्ज नहीं बन रहा था कि हमारी वजह से किसी पड़ोसी को या किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी बीमार इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो? इसको ये प्रेगनेंसी में कैसे कहती, बहुत तेज स्मेल है, बहुत तेज स्मेल है, तो खिड़की खोल के बालकनी में बैठ गई
है ना। और तेरे पास तो ऑप्शन था, तू तो अपनी माँ के यहाँ पड़ी रही जब तक तेरे घर का काम चलता रहा। लेकिन वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही। जब तेरा मकान बन रहा था, पड़ोसी जैसे तेरा अपना घर है वैसे उनका भी अपना घर है, तो भाई उनको कोऑपरेट करना तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे नेबर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माना कि स्मेल में तुम कुछ नहीं कर सकते कि तुम काम करा रहे हो, लेकिन काम कराने की भी एक हद होती है। अगर तुम साल में 4 बार 5 बार जो है रेनोवेशन कराते रहोगे तो भाई पड़ोसियों को तो परेशानी होगी। अब कोई बीमार पर्सन होगा, तुम जो है साल में 4 बार पेंट कराओगे, 3 बार पेंट कराओगे और वो 1-1 2-2 महीने तक खींचेगा, तो इस हिसाब से तो पूरे साल ही काम कर चलता रहेगा, तो फिर तो लोगों को परेशानी होगी। ऐसा भी काहे का रेनोवेशन, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारा फ्री का पैसा है, इजी मनी कमा रहे हो, तो लगाते रहो पैसा, बनाते रहो पैसा और करते रहो दूसरों का जीना हराम। वहीं वो आगे बताते हैं कि हमने उनसे कहा था कि अपने घर का मेन दरवाजा बंद रखो और अंदर की खिड़की दरवाजे खोल लो, तो ना अंदर की खिड़की दरवाजे इन्होंने खोले और ना ही अपने जो है मेन डोर को बंद किया, जिसकी वजह से जो घर में पेंट की स्मेल होती रहती थी वो पूरे में फैलती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी मम्मी को बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई। अब जब वो सारे में होगा तो गलियारे में भी आएगा, और ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं कि इसके मकान से लिफ्ट का और सामने वाले फ्लैट का, आप देखते ही हो जब ये घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल सामने वाला दरवाजा दिखाई देता है, तो वो जो धुआं सा हो जाता है, या यूं कह लो कि वो जो सफोकेशन हो जाती है ना पेंट की, उसकी वजह से उनकी मम्मी को अस्थमा का अटैक आया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और जिससे उनकी जो हालत है और भी ज्यादा खराब हो गई। और वो जो प्रॉब्लम है अब वो जिंदगी भर के लिए हो गई। मतलब अस्थमा तो था, लेकिन उससे लंग्स में इतनी उनको प्रॉब्लम हो गई है कि वो अब आगे के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़ गई उनकी प्रॉब्लम, और उसकी वजह से अभी तक भी उनका लगातार ट्रीटमेंट और मेडिसिन चल रही हैं, और हम जो है उनके इलाज का खर्च उठा रहे हैं। मतलब इतना भी नहीं बनता इनसे कि कम से कम इस तरह की कोई हेल्प कर दो। अगर तुम्हारी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और किसी ने किसी का एक्सीडेंट कर लेता है, वो पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई हमारी वजह से ऐसे हो गया है, चलो ऐसे ही होता है। लेकिन चालू से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, और वो भी इतनी इवलनेस, वो भी प्रेगनेंसी में, जबकि खुद एक माँ बनने वाली है। आगे वो लिखते हैं कि हमने इस बारे में सोसाइटी से शिकायत की थी, कई बार सोसाइटी से शिकायत की थी, मजदूरों को बोला कि दरवाजा बंद करके रखकर अंदर अपना काम करो, दरवाजे खिड़कियां खोल लो, मेन डोर आप अपना बंद रखो, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन सब के चलते हुए 3-4 दिन के लिए हमें अपनी मम्मी को घर से बाहर रखना पड़ा। आगे वो यही लिखते हैं कि ये इन सब चीजों को जब तक नहीं समझ पाएगी, जब तक ये खुद अपनी माँ को सांस लेने में तकलीफ और ये सब मुसीबतें झेलते हुए नहीं देखेगी ना, तब तक उन सब तकलीफों को ये महसूस नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसकी सर पे जू नहीं चली भाई, सब कुछ कर लिया, शिकायतें कर ली, बोल लिया, मजदूरों को कह लिया, लेकिन इस औरत ने नहीं सुनी। इनको कोई ढंग नहीं है रहने का कि एक्चुअली किसी सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, किसी के साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए। जब आप एक सोसाइटी में रहते हो ना, तो सोसाइटी आपकी एक परिवार की तरह से हो जाती है। उनके सुख दुख में आपको साथ है ना। ठीक है आप बहुत किसी के यहाँ नहीं है, आ रहे हो जा रहे हो, पर एटलीस्ट आप इन चीज़ों के लिए तो एक इंसानियत रख सकते हो कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, लेकिन आपको किसी को तकलीफ देना और किसी को जानलेवा तकलीफ देना तो किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। वहीं वो आगे ये भी लिखते हैं कि जब तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो तुम फटाक से दुआएं मांगने के लिए कह देते हो, तो जब तो तुम्हें अंदर से बड़ी तकलीफ होती है तो तुम किसी और की फैमिली मेंबर की भी तकलीफ को समझ लिया करो। अब तुम कैसे सारी दुनिया में दुआ मंगवाते फिर रहे हो। तो देखो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बोला कि आज जब तुम पे खुद पे आन पड़ी और तुम्हें लगा कि हाँ चिंता वाला विषय है या कोई परेशानी है या जानलेवा तकलीफ है, तो तुम फटाक से आगे सबसे दुआ मंगवाने के लिए। लेकिन वहीं जब मेरी माँ सफ़र कर रही थी और हम शिकायत कर करके परेशान हो गए, सोसाइटी तक में हमने शिकायत की, हम तुमसे बार बार कहते रहे, तब तो तुमने एक बार भी सुनवाई नहीं की, तब इंसानियत कहाँ चली गई थी तुम्हारी। तो वहीं इसी पोस्ट से रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इनको कर्मा मिल रहा है, जैसे ये कर्म करते हैं। भाई भाभी क्या कम थे, उनका भी तो यही रहता है, साल में 2 दफा रेनोवेशन, अब ये रूम टूर दे रहे हैं, अब होम टूर दे रहे हैं, फलाना बना रहे हैं, दिमाग बना रहे हैं। भाई इनका है ये वो, मैं तो यही कहूँगी एक तरीके से ईजी मनी कमा रहे हैं, फ्री का पैसा है, बस बैठा बैठा हाय फ्रेंड हाय गाइज और बना लिया। उससे दूसरों को इनको कोई लेना देना है नहीं, फ्री फंड का पैसा मिला, जितना मर्जी उड़ाओ। अब ये जो रेस्टोरेंट खोला है तो क्या समझ रहे हो कि ये रेस्टोरेंट जो है इन्होंने कमाई का जरिया खोला है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई कमाई का जरिया नहीं है इनका। एक्चुअली ये तो साइड बिजनेस दिखाने के लिए है, उस टैक्स से बचने के लिए कि जितना ये अर्निंग कर रही है। क्योंकि ये सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूट्यूब का एक ऐसी कमाई होती है कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप बिजनेस में से कितना आप कमा रहे हो। आप जॉब कर रहे हो तो जब तक आप नहीं बताते हो तो लोगों को पता नहीं चलता कि आपकी क्या कमाई है। बट यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि आपके व्यूज़ से अंदाज़ा, एक लमसम अंदाज़ा लग जाता है कि ये बंदा कितना कमा रहा है। जो वो प्रमोशन करती है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना कमा रहा है। उससे ये पता चल जाता है कि इतना कमा रहा है तो इस पर कितना टैक्स बच रहा होगा। तो इसको
इसको टैक्स बचाने के लिए इसके सीए ने ये आइडिया दिया होगा कि कुछ ऐसी अर्निंग का या किसी और चीज़ का जो ना खर्चे दिखाओ जिससे कि तुम्हारा ये ज़्यादा फर्क ना आए। तो ये खर्चे दिखाने के लिए कि हम तो अपने यूट्यूब की अर्निंग से अपना रेस्टोरेंट पाल रहे हैं, और एक्चुअली पाल ही रहे हैं। इसलिए तो वो सबको जो बेरोजगार थे, जितने भी मदाहा में घूम रहे थे ना, सबको उठा के ले आए यहाँ पे। मौज करा रहा है भाई मुंबई में रहकर, अच्छे से दोनों तीनों टाइम का वो रेस्टोरेंट में बढ़िया मजे से खा रहे हैं, रहने को डेल्टा वाला घर दे रखा है, तो मजे से नौकरी कर रहे हैं मर्जी से। और काम धाम कुछ ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता नहीं है इनका, तो इसलिए ज़्यादा काम का लोड है नहीं, सारे दिन वहीं पड़े रहते हैं। हो सकता है आधे तो रेस्टोरेंट में ही सोते हों। तो सबको हिल्ला दे रखा है, और नल्ले ने ये भी बता रखा है कि भाई मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ घर जमाई पड़ा हूँ। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सहारा है बताने के लिए, भाई क्या कहेंगे, इज्जत बचाने के लिए कोई क्या कहेगा, और घर जमाई बन गया, शर्म नहीं आई इसको, अपने माँ बाप को वहाँ पे छोड़ के चला गया। तो उसको हल्का करने के लिए या उस पर जो है एक तरीके से परत चढ़ाने के लिए क्या कहा जाएगा अगला डायलॉग, अरे हमारा काम है ना यहाँ पे, तो हमारी मजबूरी है यहाँ रहने की। काहे की मजबूरी, कानपुर में खोल लेते जो तुम्हारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, लखनऊ में खोल लेते जहाँ पे अप डाउन आप किया जा सकता था, वहीं अपने माँ बाप के पास रहते ना। बट नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे रहना था, अय्याशी करनी थी बीवी के पैसों पर, तो तुम इसलिए तो तुम घर जमाई हो जिसकी एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। चालू जैसी औरत ना एक अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू, ना अच्छी ननद, ना अच्छी भाभी, ना अच्छी मामी, ना अच्छी बीवी, और ना अच्छी बहन, ना अच्छी माँ भी नहीं बन पाएगी। ये लिख कर ले लेना मेरे से। और एक अच्छी दोस्त भी नहीं है, क्योंकि इसके दोस्त तो है ही नहीं, और अच्छी एक नेबर भी नहीं है, ये भी आज साबित हो गया। बनती ऐसी है, थू गले में भर के अपने आप को बड़ी बच्ची समझ के, इतनी 36 साल की बूढ़ी औरत, शर्म न्याज नहीं आई इसको किसी की माँ के साथ इतने जानलेवा खिलवाड़ करते हुए, और वो भी जब जब सामने वाले कह कह कर थक गए, इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। अपने पे दुख पे आती है तो बड़ी जल्दी, अरे अपना भी क्या दुख, अपना जब वो ट्रॉमा से गुजर रही थी ना, बस वही था जो वो रो रही थी, और मुँह सूजा हुआ था, दिख रहा था कि हाँ जेन्युइनली रो रही है। वरना इसको तो अपनी भाभी की प्रॉब्लम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के वीडियो बनाई, इतनी हार्टलेस औरत है ये। सही कहा है लोगों ने, सही कह रहे हैं लोग, जो कर्मा होता है ना वो मिलता है। एक ज़माना हुआ करता था जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ये कहती थी, जब कुछ हो जाता था ना मेरे साथ, कुछ गलत हो जाता था या खेलते खेलते कुछ हो जाता था, तो मैं कहती थी देख रहा तुम, जब तुम मर जाओगे ना तो अल्लाह तुमसे बदला लेगा। मतलब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे बोलती थी। लेकिन भाई वो लद गए वो ज़माने, हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाला हमसे इस दुनिया में ही हमसे बदला ले लेता है, और उसी दुनिया में हमें दिखा देता है। वो अलग बात है कि हम लोग इतने ढीठ किस्म के लोग हैं ना, कि हम मानते नहीं हैं कि हमें कर्मा का फल मिल रहा है। जो हमने किए अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा, गलत करेंगे गलत मिलेगा। तो इनको इनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, और अगर किसी माँ का दिल दुखाएंगे, किसी को सताएंगे, किसी को बीमारी के हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, या किसी के साथ भी गलत करेंगे, या अपनी बहनों को नौकरानी बनाएंगे, या खालाओं के साथ नौकरों की तरह से बर्ताव करेंगे, या जिस भाभी ने इसके साथ ये इतना सब कुछ किया उसके साथ ये ऐसे शेड रखती है, या फिर उसके साथ इस तरह सा बर्ताव रखती है, तो उसका भी अल्लाह ताला इसको अपने आप ही अजर देगा। एक वक्त आएगा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम, मुझे बहुत कुछ बोलने का मन है, लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी असलियत पहुँचे। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।